नमस्कार। आज हम क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और एक बहुत ही अहम बल्कि बुनियादी चीज पर बात करेंगे, रिसर्च डिजाइन। हाँ, इसे आप किसी भी वैज्ञानिक खोज का एक तरह का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, है ना? बिल्कुल, एक नक्शा। हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी फाउंडेशन से कुछ एकेडमिक नोट्स हैं और हमारा आज का मकसद है खासकर क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए इन डिजाइन्स के फंडे को, इनकी बारीकियों को और इनकी अहमियत को समझना आसान भाषा में। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो ये ब्लूप्रिंट वाली बात ही दिलचस्प है। चलिए खोलते हैं इसे। क्लिनिकल जांच में ये रिसर्च डिजाइन आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये एक डिटेल्ड प्लान है, एक स्ट्रैटेजी कि किसी खास रिसर्च सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाए, और वो भी सबूतों के आधार पर, मतलब एम्पिरिकल डेटा का इस्तेमाल करके। ओके। तो ये सिर्फ कुछ स्टेप्स की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा मास्टर प्लान है जो बताता है कि जानकारी कैसे जमा करनी है और उसे एनालाइज कैसे करना है। अच्छा। और क्लिनिकल रिसर्च में तो ये रोड मैप मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोचिए, स्टडी के नतीजों का सीधा असर किस पर पड़ता है? मरीजों की देखभाल पर। हाँ, बिल्कुल। पब्लिक हेल्थ पर। हाँ। तो एक अच्छा सोच समझकर बनाया गया डिजाइन ही ये पक्का करता है कि जो हम खोज रहे हैं वो वैलिड हो, भरोसेमंद हो और उससे आखिर में कुछ काम के फायदेमंद नतीजे निकलें। तो फिर इस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए सबसे जरूरी हिस्से क्या हुए? मतलब किन चीजों पर खास ध्यान देना होता है? हाँ, इसमें कई बुनियादी और कह सकते हैं आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। जैसे कि? सबसे पहले तो शोध प्रश्न और परिकल्पना, यानी रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। ये तो समझिए स्टडी का दिल है, वो सवाल जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। और अक्सर इसे एक टेस्ट करने लायक परिकल्पना, मतलब एक हाइपोथेसिस में बदल दिया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं चर, यानी वेरिएबल्स, वो चीजें जिन्हें हम स्टडी में नापते हैं या बदलते हैं या कंट्रोल करते हैं। वेरिएबल्स जैसे? हाँ, इसमें मुख्य रूप से होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो कारण या इंटरवेंशन है, और डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिस पर असर या नतीजा देखा जाता है। ओके। और साथ ही कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी होते हैं, मतलब वो बाहरी फैक्टर्स जो हमारे नतीजों को गड़बड़ा सकते हैं, उन पर भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, ये कंफाउंडिंग वाला पॉइंट अहम है। और क्या होता है? इसके बाद आती है सैम्पलिंग रणनीति, सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी। मतलब हम अपनी स्टडी के लिए सही लोगों को कैसे चुनेंगे, हमारी टारगेट आबादी कौन है, कितने लोग चाहिए सैंपल साइज, और कौन शामिल हो सकता है कौन नहीं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये सब तय करना होता है। राइट। फिर है डेटा संग्रह के तरीके, डेटा कलेक्शन मेथड्स। जानकारी जमा कैसे करेंगे, क्या क्लिनिकल माप लेंगे या कोई मान्य प्रश्नावली का इस्तेमाल करेंगे या फिर मेडिकल रिकॉर्ड देखेंगे। ओके। और ये तरीके बिल्कुल साफ, स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, एक जैसे। और आखिर में डेटा विश्लेषण योजना, डेटा एनालिसिस प्लान, मतलब जो जानकारी जमा की है उसे एनालाइज कैसे करेंगे, अपनी परिकल्पना को टेस्ट करने के लिए कौन से स्टैटिस्टिकल तरीके इस्तेमाल होंगे, ये सब पहले से तय होना चाहिए। ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये सारे हिस्से एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हैं। मतलब अगर एक में कुछ बदलाव किया तो बाकी सब पर असर पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये एक चेन की तरह है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, आपका जो रिसर्च का सवाल है वही तय करता है कि कौन सा स्टडी डिजाइन सबसे फिट बैठेगा। ओके। जैसे मान लीजिए सवाल है, क्या दवा ए ब्लड प्रेशर कम करती है? तो ये सवाल सीधा इशारा कर रहा है कि हमें एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चाहिए, जैसे कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी आरसीटी। और फिर एक बार डिजाइन तय हो गया तो वही डिजाइन आगे बताएगा कि हमें कैसे लोग चाहिए, डेटा कैसे लेना है और उसे एनालाइज कैसे करना है। सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, डिजाइन, ये मजबूत डिजाइन, रिग्रेस डिजाइन की बात की जी, इस पर इतना जोर क्यों है? क्या फर्क पड़ता है अगर डिजाइन थोड़ा कमजोर हो? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक मजबूत डिजाइन किसी भी अच्छी भरोसेमंद स्टडी की रीढ़ की हड्डी है। समझिए, अगर डिजाइन में ही गड़बड़ है तो पूरी मेहनत, सारा पैसा सब बेकार जा सकता है। अच्छा। मजबूत डिजाइन का पहला लक्ष्य तो यही है कि स्टडी के नतीजे वैलिड हों। वैलिड यानी सटीक हों। क्या स्टडी वाकई वही नाप रही है जो वो नापने का दावा कर रही है? ठीक है, वैलिडिटी। और दूसरा, रिलायबल हो। रिलायबल यानी स्थिर हो। अगर स्टडी दोबारा की जाए वैसी ही परिस्थितियों में तो क्या नतीजे वैसे ही मिलेंगे? और तीसरा, रिप्रोड्यूसिबल हो। रिप्रोड्यूसिबल, क्या कोई और उन्हीं तरीकों और डेटा का इस्तेमाल करके
वैसे ही नतीजे पा सकता है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ओके, और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, एक अच्छा डिजाइन पूर्वाग्रह यानी बायस को कम करता है। बायस मतलब? बायस एक तरह की सिस्टमैटिक गड़बड़ी होती है जो नतीजों को किसी एक तरफ झुका सकती है, गलत दिशा में ले जा सकती है। अच्छा। एक मजबूत डिजाइन इसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे आरसीटी में रैंडमाइजेशन या ब्लाइंडिंग का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि बायस कम हो। तो संक्षेप में कहें, बिना मजबूत डिजाइन के हमें नतीजों पर भरोसा नहीं हो सकता, और ये जानना क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। समझ गया। तो जाहिर है कि एक ही तरह का ब्लूप्रिंट सबके लिए काम नहीं करेगा, अलग अलग तरह के होंगे। इनको बांटा कैसे जाता है, क्लासिफाई कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल, कई तरीके हैं बांटने के, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क इस बात पर आधारित है कि रिसर्चर स्टडी में दखल देता है या नहीं। दखल मतलब क्या रिसर्चर कुछ बदल रहा है या सिर्फ देख रहा है? इसी आधार पर दो मुख्य कैटेगरी हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, थोड़ा समझाइए इनको। देखिए, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में रिसर्चर की भूमिका ज्यादातर निष्क्रिय होती है। वो बस देखता है, नापता है, रिकॉर्ड करता है, चीजों को वैसी ही देखता है जैसी वो नेचुरली हो रही हैं, बिना किसी दखल के। जैसे मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि धूम्रपान का सेहत पर क्या असर होता है, तो हम धूम्रपान करने वालों और न करने वालों के ग्रुप्स पर लंबे समय तक नजर रखेंगे। यहाँ रिसर्चर ये तय नहीं कर रहा कि कौन सिगरेट पिएगा कौन नहीं, वो बस ऑब्जर्व कर रहा है। ये स्टडीज हमें कनेक्शंस दिखा सकती हैं, कोरिलेशन, कि दो चीजें साथ में हो रही हैं, लेकिन ये पक्के तौर पर साबित नहीं कर सकती कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज हुई, यानी कॉजेशन। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। बिल्कुल, ये मंत्र याद रखना चाहिए। अब दूसरी तरफ है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं। हाँ। इनमें रिसर्चर सक्रिय रूप से दखल देता है, इंटरवीन करता है। वो जानबूझकर किसी चीज को बदलता है, जैसे कुछ लोगों को नई दवा देना और कुछ को नहीं देना, या प्लेसीबो देना, और फिर देखता है कि इसका क्या असर हुआ। ये डिजाइन खास तौर पर कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के रिश्ते को साबित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये ज्यादा मजबूत हुए कारण प्रभाव जानने के लिए। हाँ, कारण प्रभाव स्थापित करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, खासकर आरसीटीज, सबसे मजबूत माने जाते हैं। ये दिलचस्प है। तो क्या इनमें से कोई एक हमेशा बेहतर होता है, या कोई समझौता, कोई ट्रेड ऑफ होता है? हाँ, यहाँ एक बहुत अहम ट्रेड ऑफ है जिसके बारे में पता होना चाहिए। ये है आंतरिक वैधता यानी इंटरनल वैलिडिटी बनांस बाहरी वैधता यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी के बीच का ट्रेड ऑफ। आंतरिक और बाहरी वैधता, ये क्या है? देखिए, आंतरिक वैधता का मतलब है कि स्टडी के नतीजे स्टडी में शामिल ग्रुप के लिए कितने सही हैं। क्या हम दावे से कह सकते हैं कि जो असर दिखा वो हमारे इंटरवेंशन जैसे दवा के वजह से ही था, किसी और चीज की वजह से नहीं? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, खासकर आरसीटीज में कंट्रोल ज्यादा होता है, इसलिए उनकी आंतरिक वैधता अक्सर काफी मजबूत होती है। ओके। और बाहरी वैधता? बाहरी वैधता का मतलब है कि स्टडी के नतीजों को हम स्टडी के बाहर की दुनिया यानी आम आबादी पर कितना लागू कर सकते हैं, जनरलाइजेबिलिटी कितनी है। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज अक्सर असल दुनिया की सेटिंग्स में होती हैं, तो उनके नतीजे शायद ज्यादा आसानी से आम लोगों पर लागू हों, तो उनकी बाहरी वैधता ज्यादा हो सकती है। लेकिन उनमें कंफाउंडिंग यानी दूसरे फैक्टर्स के असर का खतरा ज्यादा रहता है, जिससे उनकी आंतरिक वैधता थोड़ी कमजोर हो सकती है। आरसीटीज में कंट्रोल ज्यादा होने से आंतरिक वैधता मजबूत होती है, पर वो बहुत कंट्रोल्ड सेटिंग होती है। तो सवाल उठता है कि क्या नतीजे असल दुनिया में भी वैसे ही होंगे? बाहरी वैधता थोड़ी कम हो सकती है। तो मतलब एक बैलेंस बनाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये डिजाइन चुनते वक्त सोचना पड़ता है कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, आंतरिक या बाहरी वैधता, या दोनों के बीच संतुलन। समझ गया। अच्छा, क्या इन डिजाइन्स को बांटने का कोई और तरीका भी है, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल के अलावा? हाँ, एक और आम तरीका है उनके मकसद या उद्देश्य के आधार पर बांटना, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव बनाम विश्लेषणात्मक एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, ओके। वर्णनात्मक स्टडीज का मुख्य काम है किसी चीज का, किसी घटना का ब्यौरा देना, डिस्क्राइब करना, कौन, क्या, कहाँ, कब जैसे सवालों का जवाब देना। उदाहरण? जैसे केस रिपोर्ट, केस सीरीज, या फिर क्रॉस सेक्शनल सर्वे, जो किसी बीमारी के फैलाव,
प्रेवलेंस को नापते हैं। ये स्टडीज अक्सर आगे की रिसर्च के लिए आइडियाज देती हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करती हैं। ठीक है, और एनालिटिकल? विश्लेषणात्मक स्टडीज खास सवालों या परिकल्पनाओं को टेस्ट करती हैं, क्यों और कैसे का जवाब ढूंढती हैं। इनमें हमेशा एक तुलना करने वाला ग्रुप, एक कंपैरिजन ग्रुप होता है। इसमें सारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आ जाते हैं, और जो मुख्य ऑब्जर्वेशनल डिजाइन है जैसे कोहॉर्ट स्टडीज और केस कंट्रोल स्टडीज, वो भी एनालिटिकल होते हैं। आपने पहले एक उदाहरण दिया था कि कैसे केस रिपोर्ट से शुरू होकर बात आरसीटी तक पहुंच सकती है। वो बड़ा दिलचस्प था। वो दिखाता है कि ये डिजाइन एक तरह से सीढ़ी की तरह काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वो वैज्ञानिक खोज की जो पूरी प्रक्रिया है उसे बहुत अच्छे से दिखाता है। कैसे? देखिए, हो सकता है कोई डॉक्टर किसी नई दवा का कोई अजीब सा साइड इफेक्ट देखे और उस पर एक केस रिपोर्ट लिख दे। फिर अगर वैसे ही और मामले सामने आए तो एक केस सीरीज बन सकती है। फिर शायद कोई क्रॉस सेक्शनल स्टडी करके देखे कि ये साइड इफेक्ट कितना आम है। ओके। अगर शक बढ़ता है तो हो सकता है एक केस कंट्रोल स्टडी की जाए, जिसमें साइड इफेक्ट वाले मरीजों केस की तुलना बिना साइड इफेक्ट वालों कंट्रोल से की जाए, ये देखने के लिए कि क्या केस ग्रुप ने ज्यादा दवा ली थी या कोई और फर्क था। या फिर एक कोहॉर्ट स्टडी शुरू की जा सकती है, जिसमें दवा लेने वालों और ना लेने वालों के दो ग्रुप्स पर लंबे समय तक नजर रखी जाए कि किसमें साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। और आखिर में पक्के सबूत के लिए, कारण प्रभाव साबित करने के लिए एक आरसीटी किया जा सकता है, जिसमें लोगों को रैंडमली दवा या प्लेसिबो दी जाए और फिर नतीजों की तुलना की जाए। वाह, तो हाँ, ये वाकई एक सीढ़ी की तरह है, शुरुआती शक से लेकर पक्के सबूत तक। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग स्टेज पर काम आते हैं। चलिए अब इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले वो वर्णनात्मक वाले कौन से थे? हाँ, वर्णनात्मक में सबसे पहले आते हैं केस रिपोर्ट और केस सीरीज। ये बस एक मरीज या कुछ मरीजों का डिटेल्ड ब्यौरा होता है। इनकी खासियत ये है कि ये अक्सर नई बीमारियों या दवाओं के नए साइड इफेक्ट्स को सबसे पहले पहचानने में मदद करते हैं। जैसे एड्स की शुरुआती रिपोर्ट्स केस सीरीज ही थीं। अच्छा। लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि ये उपाख्यानात्मक होते हैं, मतलब सिर्फ कुछ मामलों पर आधारित। इनसे कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। सबूतों के पदानुक्रम में ये सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, और दूसरा वर्णनात्मक कौन सा था? दूसरा मुख्य है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसे प्रिवेलेंस स्टडी भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल मतलब? ये किसी एक खास समय पर आबादी का स्नैपशॉट लेने जैसा है। जैसे आज की तारीख में इस शहर में कितने लोगों को डायबिटीज है। ओके। इसका मुख्य इस्तेमाल किसी बीमारी या स्थिति के फैलाव प्रेवलेंस को नापना है। ये जल्दी हो जाती है, ज्यादा महंगी भी नहीं होती। लेकिन इसकी सीमा क्या है? सबसे बड़ी सीमा ये है कि ये नहीं बता सकती कि कौन सी चीज पहले हुई, कारण या प्रभाव। टेम्पोरलिटी का पता नहीं चलता। वो मुर्गी अंडे वाली पहेली। हाँ, बिल्कुल वही। जैसे मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पता चला कि जो लोग ज्यादा कसरत करते हैं उनमें डिप्रेशन कम है। तो क्या कसरत ने डिप्रेशन कम किया? या जो लोग कम डिप्रेस्ड हैं वो वैसे ही ज्यादा कसरत करते हैं? ये स्टडी ये नहीं बता सकती। इसलिए ये कारण कार्य संबंध के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। समझ गया। तो ये थे वर्णनात्मक। अब विश्लेषणात्मक ऑब्जर्वेशनल डिजाइन कौन से हैं जिनमें तुलना होती है? हाँ, इनमें दो बहुत अहम है। पहला है कोहॉर्ट स्टडी। इसे अनुदैर्ध्य या फॉलोअप स्टडी भी कहते हैं। कोहॉर्ट स्टडी ये कैसे काम करती है? इसमें हम लोगों के एक ग्रुप, जिसे कोहॉर्ट कहते हैं, को चुनते हैं, आमतौर पर उनके किसी खास एक्सपोजर के आधार पर, जैसे धूम्रपान करने वाले और न करने वाले। और फिर समय के साथ उन पर नजर रखते हैं, फॉलो अप करते हैं, ये देखने के लिए कि उनमें कोई खास बीमारी या नतीजा आउटकम विकसित होता है या नहीं, जैसे फेफड़ों का कैंसर। अच्छा, तो ये आगे की तरफ देखती हैं। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये समय के क्रम यानी टेम्पोरलिटी को साफ करती है। एक्सपोजर पहले होता है, नतीजा बाद में। ये कारण प्रभाव के अंदाजे के लिए बहुत जरूरी है। इससे हम इंसिडेंस यानी नए मामलों की दर निकाल सकते हैं और रिलेटिव रिस्क RR भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये हमेशा भविष्य में ही होती है? नहीं, ये दो तरह की हो सकती है।
प्रोस्पेक्टिव, जिसमें हम आज ग्रुप चुनते हैं और भविष्य में फॉलो अप करते हैं। ये ज्यादा भरोसेमंद डेटा देती है, पर महंगी और समय लेने वाली होती है। और दूसरी है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। इसमें हम पुराने रिकॉर्ड्स जैसे अस्पताल के डेटा का इस्तेमाल करके अतीत में कोहॉर्ट बनाते हैं और देखते हैं कि अब तक उनमें क्या नतीजे आए हैं। ये तेज और सस्ती होती है, पर डेटा की क्वालिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हुई कोहॉर्ट स्टडी। और दूसरी विश्लेषणात्मक ऑब्जर्वेशनल कौन सी है? दूसरी है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी ये कोहॉर्ट से उल्टी दिशा में काम करती है। उल्टी दिशा में कैसे? इसमें हम शुरुआत करते हैं नतीजे से। पहले हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनमें वो बीमारी या नतीजा है, जिन्हें केस कहते हैं, और फिर उनकी तुलना उन लोगों के एक ग्रुप से करते हैं जिनमें वो बीमारी नहीं है, जिन्हें कंट्रोल कहते हैं। अच्छा, फिर हम पीछे मुड़कर देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली कि दोनों ग्रुप्स में अतीत में किसी खास एक्सपोजर, जैसे कोई दवा लेना या किसी केमिकल के संपर्क में आना, का कितना अंतर था। ओके, तो ये कब ज्यादा फायदेमंद होती है? ये खास तौर पर उन बीमारियों के लिए बहुत कारगर है जो दुर्लभ हैं, या ऐसी बीमारियों के लिए जिनके लक्षण दिखने में सालों लग जाते हैं, लॉन्ग लेटेंसी पीरियड, क्योंकि हमें सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे हम सीधे रिस्क नहीं निकाल सकते, पर ऑड्स रेशियो का अंदाजा लगा सकते हैं, जो रिस्क का एक अनुमान देता है। इसकी क्या चुनौतियां हैं? इसके मुख्य चुनौतियां हैं रिकॉल बायस, मतलब जो लोग बीमार हैं, केस, वो शायद अतीत की बातों को, जैसे किसी एक्सपोजर को, उन लोगों से अलग तरह से याद रखें जो बीमार नहीं है, कंट्रोल। हाँ, ये हो सकता है। और दूसरी बड़ी चुनौती है सही कंट्रोल ग्रुप चुनना। सिलेक्शन बायस का खतरा रहता है। कंट्रोल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो केस ग्रुप जैसा ही हो, सिवाय बीमारी के। ये चुनना मुश्किल हो सकता है। समझ गया। तो ये थे मुख्य ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। अब आते हैं उस तरीके पर जिसे अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, खासकर आरसीटीज। ये इतने खास क्यों माने जाते हैं? हाँ, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल आरसीटी को अक्सर कारण प्रभाव जानने के लिए सबसे मजबूत, सबसे कठोर डिजाइन माना जाता है। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? देखिए, आरसीटी एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, मतलब आगे की तरफ देखती है। इसमें जो योग्य प्रतिभागी होते हैं, उन्हें बेतरतीब ढंग से, यानी रैंडमली, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स में बांटा जाता है। आमतौर पर एक ग्रुप को नया इलाज या इंटरवेंशन मिलता है, और दूसरे ग्रुप को, जिसे कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, या तो मौजूदा स्टैंडर्ड इलाज मिलता है या प्लेसीबो मिलता है। प्लेसीबो यानी वो नकली दवा? हाँ, दिखने में असली दवा जैसी, पर उसमें कोई असरदार चीज नहीं होती। या फिर कंट्रोल ग्रुप को कोई इलाज नहीं भी मिल सकता, अगर वो नैतिक रूप से सही हो। फिर दोनों ग्रुप्स पर नजर रखी जाती है और उनके नतीजों की तुलना की जाती है। ओके। आरसीटी की जो ताकत है वो 3 मुख्य सिद्धांतों पर टिकी है। कौन से 3 सिद्धांत? पहला और सबसे शक्तिशाली है रैंडमाइजेशन। लोगों को ग्रुप्स में बांटने का ये बेतरतीब तरीका। ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि रैंडमाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि जो ग्रुप्स बने हैं वो शुरू में लगभग एक जैसे हों, न सिर्फ उन फैक्टर्स के लिहाज से जिन्हें हम जानते हैं, जैसे उम्र, लिंग, बल्कि उन अज्ञात फैक्टर्स के लिहाज से भी जो नतीजों पर असर डाल सकते हैं, कन्फाउंडिंग। अच्छा, तो ये कन्फाउंडिंग को कंट्रोल करता है? हाँ, रैंडमाइजेशन कन्फाउंडिंग को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे हमें ज्यादा भरोसा होता है कि अगर स्टडी के अंत में ग्रुप्स के नतीजों में कोई फर्क दिखता है, तो वो हमारे इंटरवेंशन या इलाज की वजह से ही है, किसी और छुपे हुए फर्क की वजह से नहीं। वाह, ये तो कमाल है। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा है कंट्रोल ग्रुप का होना। तुलना के लिए एक बेसलाइन होना बहुत जरूरी है। बिना कंट्रोल ग्रुप के हम कैसे कह सकते हैं कि जो असर दिख रहा है वो सच में इलाज की वजह से है? हो सकता है मरीज वैसे ही ठीक हो रहे हों या किसी और वजह से सुधार हो रहा हो। कंट्रोल ग्रुप हमें ये तुलना करने का आधार देता है। सही कहा। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्लाइंडिंग, जिसे मास्किंग भी कहते हैं। ब्लाइंडिंग मतलब आंखों पर पट्टी? नहीं, वैसा नहीं। इसका मतलब है स्टडी में शामिल लोगों से ये जानकारी छुपाना कि किसे कौन सा इलाज मिल रहा है। अच्छा, किन लोगों से छुपाना? ये छुपाया जा सकता है मरीजों से, सिंगल ब्लाइंड, या मरीजों और इलाज देने वाले डॉक्टर्स और रिसर्चर्स दोनों से, डबल ब्लाइंड, ये सबसे आम है। या फिर डेटा एनालाइज करने वालों से भी, ट्रिपल ब्लाइंड। पर
छुपाना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि लोगों की उम्मीदें या उनकी जानकारी नतीजों को प्रभावित न करें, मतलब बायस ना आए। अगर मरीज को पता है कि उसे नई दवा मिल रही है, तो हो सकता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से ही बेहतर महसूस करने लगे, प्लेसीबो इफेक्ट। या अगर डॉक्टर को पता है, तो हो सकता है वो उस मरीज का आकलन थोड़ा अलग तरह से करे। ब्लाइंडिंग इन सब बायस को कम करती है। समझ गया। रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ग्रुप और ब्लाइंडिंग, ये 3 स्तंभ हैं आरसीटी के। बिल्कुल। इन्हीं की वजह से आरसीटी को कारण प्रभाव के लिए इतना मजबूत माना जाता है। लेकिन क्या हमेशा रैंडमाइजेशन करना मुमकिन होता है? आपने पहले कोहॉर्ट और केस कंट्रोल की बात की थी, नुकसान जानने के लिए। वहां तो रैंडमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सवाल है। कई बार रैंडमाइजेशन करना या तो मुमकिन नहीं होता या नैतिक रूप से गलत होता है। जैसे हम लोगों को रैंडमली धूम्रपान करने या न करने के ग्रुप में नहीं डाल सकते, ये देखने के लिए कि कैंसर होता है या नहीं। हाँ, जाहिर है। नई पॉलिसी ला रहे हैं, वहां भी व्यक्तिगत स्तर पर रैंडमाइजेशन मुश्किल है। तो ऐसी स्थितियों में क्या करते हैं? ऐसी स्थितियों में क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स काम आते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल मतलब लगभग एक्सपेरिमेंटल। हाँ, कह सकते हैं। इनमें भी इंटरवेंशन यानी दखल होता है। रिसर्चर कुछ बदलता है, लेकिन लोगों को ग्रुप्स में रैंडम भी नहीं बांटा जाता। अच्छा। ये आरसीटीज और पूरी तरह से ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के बीच का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। ये असल दुनिया की सेटिंग्स जैसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम या पॉलिसी बदलावों का असर जांचने के लिए काफी उपयोगी होते हैं। इनके कुछ उदाहरण? आम डिजाइन है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इसमें एक ग्रुप को इंटरवेंशन मिलता है और उसकी तुलना एक ऐसे कंट्रोल ग्रुप से की जाती है जिसे रैंडमली नहीं चुना गया। जैसे 2 अलग-अलग स्कूलों या क्लिनिक्स की तुलना करना। इसमें सिलेक्शन बायस का खतरा रहता है क्योंकि ग्रुप शुरू में बराबर नहीं हो सकते। और एक और है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन, ITS डिजाइन। ये काफी मजबूत क्वासी डिजाइन माना जाता है। इंटरप्टेड टाइम सीरीज, ये क्या है? इसमें हम इंटरवेंशन लागू करने से पहले कई बार नतीजों को नापते हैं। अच्छा। और फिर इंटरवेंशन लागू करने के बाद भी कई बार नापते हैं। अच्छा, कई बार? हाँ। फिर हम देखते हैं कि क्या इंटरवेंशन लागू होने के ठीक बाद नतीजों के ट्रेंड में कोई अचानक बदलाव, कोई ब्रेक आया है। उदाहरण, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में सीट बेल्ट का नया कानून लागू हुआ। तो हम कानून लागू होने से पहले कई सालों के एक्सीडेंट रेट का डेटा देखेंगे और फिर कानून लागू होने के बाद कई सालों का। अगर कानून के ठीक बाद एक्सीडेंट रेट के ट्रेंड में अचानक गिरावट दिखती है, तो ये इस बात का सबूत हो सकता है कि कानून असरदार रहा। वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है बिना रैंडमाइजेशन के असर देखने का। हाँ, ये काफी उपयोगी डिजाइन है। चलिए एक बार फिर से वैलिडिटी और बायस पर लौटते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी लग रहे हैं। ये पक्का करने के लिए कि हमारे नतीजे भरोसेमंद हैं, किन मुख्य खतरों का ध्यान रखना होता है? हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने पहले बात की, 2 तरह की वैलिडिटी अहम है, आंतरिक या इंटरनल और बाहरी या एक्सटर्नल। आंतरिक मतलब स्टडी के अंदर नतीजे कितने सही हैं, बाहरी मतलब नतीजे बाहर की दुनिया पर कितने लागू होते हैं। और आंतरिक वैलिडिटी के लिए बाहरी वैलिडिटी जरूरी है? बिल्कुल। अगर स्टडी अंदर से ही ठीक नहीं है, तो उसके नतीजों को बाहर लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। तो आंतरिक वैधता को खतरा किन चीजों से होता है? आपने बायस का जिक्र किया था। हाँ, आंतरिक वैधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है बायस यानी सिस्टमैटिक गड़बड़ी। ये कई तरह का हो सकता है, पर 2 मुख्य प्रकार हैं, चयन पूर्वाग्रह सिलेक्शन बायस और सूचना या माप पूर्वाग्रह इंफॉर्मेशन मेजरमेंट बायस। सिलेक्शन बायस ये तब होता है जब स्टडी में शामिल होने वाले लोगों को चुनने में ही कोई सिस्टमैटिक अंतर आ जाए, या फिर जब अलग-अलग ग्रुप से लोग अलग-अलग दरों पर स्टडी छोड़ दें। लॉस टू फॉलो अप, इससे ग्रुप्स की तुलना करना मुश्किल हो जाता है। और इंफॉर्मेशन बायस, सूचना या माप पूर्वाग्रह तब होता है जब जानकारी इकट्ठा करने या नापने के तरीके में ही कोई सिस्टमैटिक गड़बड़ी हो, जैसे हमने केस कंट्रोल स्टडी में रिकॉल बायस की बात की थी, या अगर इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति किसी एक ग्रुप से अलग तरह से सवाल पूछे, इंटरव्यूअर बायस। इनसे कैसे बचते हैं? इनसे बचने के लिए डिजाइन स्टेज पर ही सोचना पड़ता है। जैसे रैंडमाइजेशन सिलेक्शन बायस को कम करता है, ब्लाइंडिंग इंफॉर्मेशन बायस को कम करती है, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज तरीके और उपकरण इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्टिव समापन बिंदु ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट्स चुनना,
ये सब मदद करते हैं। ठीक है। और एक और चीज थी कंफाउंडिंग, वो बायस से कैसे अलग है? हाँ, कंफाउंडिंग, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बायस से अलग है। कैसे? देखिए, बायस स्टडी करने के तरीके में एक गड़बड़ी है, एक त्रुटि है, एरर है, जबकि कंफाउंडिंग एक असली रिश्ता है जो हमें गुमराह कर सकता है। अच्छा। कंफाउंडिंग तब होता है जब कोई तीसरा फैक्टर, कोई तीसरा चर, जिसे कंफाउंडर कहते हैं, हमारे एक्सपोजर, जिस चीज का असर हम देख रहे हैं, और हमारे नतीजे, आउटकम, दोनों से जुड़ा हो। कोई उदाहरण? क्लासिक उदाहरण है कॉफी पीने और हार्ट अटैक, MI का। पुरानी स्टडीज में लगा कि कॉफी पीने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, लेकिन बाद में पता चला कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते थे वो ज्यादा धूम्रपान भी करते थे, और धूम्रपान हार्ट अटैक का एक जाना माना कारण है। तो यहाँ धूम्रपान एक कन्फाउंडर था, वो कॉफी पीने से भी जुड़ा था और हार्ट अटैक से भी। तो कॉफी का नहीं, धूम्रपान का असर दिख रहा था। हाँ, धूम्रपान के असर ने कॉफी के असर को कन्फाउंड कर दिया था, उसे गड़बड़ा दिया था। जब स्टडीज ने धूम्रपान को ध्यान में रखकर एडजस्ट करके एनालिसिस किया, तो कॉफी और हार्ट अटैक का रिश्ता या तो खत्म हो गया या बहुत कमजोर हो गया। तो यह है कंफाउंडिंग, बायस से अलग। हाँ, और एक और बड़ा फर्क ये है कि कंफाउंडिंग को अगर हमने नापा है, जैसे धूम्रपान को, तो अक्सर हम एनालिसिस के दौरान उसे स्टैटिस्टिकल तरीकों से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बायस एक बार हो गया तो उसे एनालिसिस में ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है। उसे डिजाइन स्टेज पर ही रोकना होता है। ये बहुत अहम फर्क है। कंफाउंडिंग से निपटने के तरीके क्या हैं? डिजाइन स्टेज पर सबसे अच्छा तरीका तो रैंडमाइजेशन है, RCTs में। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन, यानी सिर्फ एक जैसे लोगों को ही स्टडी में लेना, या मैचिंग केस और कंट्रोल को जरूरी फैक्टर्स पर मिलाना, और एनालिसिस स्टेज पर स्ट्रैटिफिकेशन या मल्टीवेरिएट एनालिसिस जैसे तरीके हैं। समझ गया। बायस और कंफाउंडिंग दोनों से सावधान रहना है। बिल्कुल। ठीक है, अब थोड़ी बात आंकड़ों यानी स्टैटिस्टिक्स की करते हैं। आपने कहा कि एनालिसिस प्लान पहले से बनता है, पर आंकड़े डिजाइन के स्टेज में और कहाँ फिट होते हैं? ये तो डेटा आने के बाद का काम लगता है ना? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। बायोस्टैटिस्टिक्स सिर्फ एनालिसिस के लिए नहीं है, ये डिजाइन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, शुरू से ही। अच्छा, कैसे? सबसे जरूरी चीज जहां स्टैटिस्टिक्स डिजाइन में आती है वो है सैंपल आकार की गणना, सैंपल साइज कैलकुलेशन, यानी ये तय करना कि हमारी स्टडी में कितने लोग या प्रतिभागी शामिल होने चाहिए। साइज, ये इतना जरूरी क्यों है? कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोचिए, अगर आपकी स्टडी बहुत छोटी है, उसमें बहुत कम लोग हैं, तो हो सकता है कि वो एक असली असर, रियल इफेक्ट का पता ही न लगा पाए, भले ही वो असर मौजूद हो। इसे कहते हैं स्टडी का पावरलेस होना, या टाइप 2 एरर करना, या गलत नकारात्मक नतीजा देना। तो मतलब असर था पर दिखा नहीं। हाँ, ऐसी स्टडी ना सिर्फ बेकार है बल्कि अनैतिक भी हो सकती है, क्योंकि आपने लोगों को स्टडी में शामिल किया, उनका समय लिया, शायद उन्हें कुछ रिस्क में भी डाला, और नतीजा कुछ नहीं निकला। संसाधनों की बर्बादी अलग। ठीक है, और अगर जरूरत से ज्यादा लोग ले लिए तो? अगर स्टडी जरूरत से ज्यादा बड़ी है तो वो भी संसाधनों की बर्बादी है, समय, पैसा, और ये भी अनैतिक हो सकता है कि आपने जरूरत से ज्यादा लोगों को किसी शायद कम असरदार इलाज या प्लेसेबो पर रखा। तो लक्ष्य है सही साइज पता लगाना, ऑप्टिमम साइज। बिल्कुल, जस्ट राइट। न बहुत कम न बहुत ज्यादा, उतने लोग जितने जरूरी हैं एक भरोसेमंद जवाब पाने के लिए। ये कैलकुलेशन करते कैसे हैं? ये कैलकुलेशन पावर एनालिसिस नाम की तकनीक से की जाती है। पावर एनालिसिस? हाँ, इसके लिए हमें स्टडी शुरू करने से पहले कुछ चीजें तय करनी होती हैं और कुछ अंदाजे लगाने होते हैं। जैसे हम कितनी पावर चाहते हैं। पावर का मतलब है, हाँ, ये पावर क्या चीज है? सांख्यिकीय पावर का सीधा मतलब है स्टडी की वो क्षमता या संभावना जिससे वो एक असली असर या फर्क का सही पता लगा सके, अगर वो सच में मौजूद है। ओके, पता लगाने की संभावना। हाँ, इसे 1 बीटा से दिखाते हैं। आमतौर पर रिसर्चर्स 80% या 90% पावर का लक्ष्य रखते हैं। मतलब अगर असर है तो 80% या 90% संभावना है कि हमारी स्टडी उसे पकड़ लेगी। ठीक है, पावर चाहिए। और क्या चाहिए सैंपल साइज निकालने के लिए? हमें सार्थकता स्तर यानी अल्फा तय करना होता है। ये टाइप 1 एरर, गलत सकारात्मक करने की संभावना होती है। आमतौर पर इसे 5% या 0.05 रखा जाता है।
फिर हमें अंदाजा लगाना होता है प्रभाव आकार, इफेक्ट साइज का। मतलब हम कितना बड़ा असर या फर्क ढूंढ रहे हैं जो चिकित्सकीय रूप से सार्थक हो, क्लिनिकली मीनिंगफुल हो। ये सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। मुश्किल क्यों? क्योंकि ये पिछली रिसर्च या क्लिनिकल जजमेंट पर आधारित होता है और हमें तय करना होता है कि कितना छोटा फर्क भी हमारे लिए मायने रखता है। ओके। और आखिर में हमें डेटा में कितनी परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी होने की उम्मीद है उसका अंदाजा लगाना होता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पावर, अल्फा, इफेक्ट साइज, वेरिएबिलिटी, हाँ इन सब से सैंपल साइज निकलता है। हाँ, ये सब एक फॉर्मूले में जाते हैं और ये हमें बताता है कि हमें अपनी चाही हुई पावर और सार्थकता के साथ अंदाजित इफेक्ट साइज और वेरिएबिलिटी को देखते हुए कम से कम कितने प्रतिभागी चाहिए। ये तो प्लान करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, यही इसका फायदा है। ये आपको पहले से सोचने पर मजबूर करता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और आपको कितना सबूत चाहिए। पावर और सैंपल साइज का रिश्ता क्या है? सीधा रिश्ता है। अगर बाकी सब चीजें वैसी ही रहें तो जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतनी ही ज्यादा पावर होगी। इसी तरह अगर हम बड़ा इफेक्ट साइज ढूंढ रहे हैं तो हमें कम सैंपल साइज में भी ज्यादा पावर मिल सकती है। लेकिन अगर हम बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म असर ढूंढ रहे हैं तो उसे पकड़ने के लिए हमें बहुत बड़ा सैंपल साइज चाहिए होगा ताकि पावर बनी रहे। ये समझना क्यों जरूरी है, खासकर जब नतीजा नेगेटिव आए? हाँ, ये बहुत जरूरी है नतीजों की सही व्याख्या करने के लिए। सोचिए, एक स्टडी हुई और उसका नतीजा नेगेटिव आया, मतलब कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट असर नहीं मिला। अब अगर वो स्टडी बड़ी थी और उसकी पावर ज्यादा थी, जैसे 90%, तो हम ज्यादा यकीन से कह सकते हैं कि शायद सच में कोई सार्थक असर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो स्टडी के पास उसे पकड़ने की अच्छी संभावना थी। ओके। लेकिन अगर स्टडी छोटी थी और उसकी पावर कम थी, जैसे सिर्फ 50%, तो नेगेटिव नतीजा दुविधा वाला होता है। हम कह नहीं सकते कि असर नहीं है। हो सकता है असर हो, पर स्टडी इतनी पावरफुल नहीं थी कि उसे पकड़ पाए। नतीजा इनकंक्लूसिव रहता है। तो कम पावर वाली स्टडी का नेगेटिव नतीजा ज्यादा कुछ नहीं बताता। सही कहा। इसीलिए पावर एनालिसिस इतना जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक रिसर्चर सही डिजाइन कैसे चुनता है? क्या कोई गाइडलाइन है, कोई रैंकिंग्स है डिजाइन्स की? हाँ, एक बहुत मददगार कॉन्सेप्ट है जिसे साक्ष्य का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ एविडेंस कहते हैं। हायरार्की ऑफ एविडेंस, एक पिरामिड जैसा। हाँ, इसे अक्सर एक पिरामिड की तरह दिखाया जाता है, जिसमें सबसे नीचे वो डिजाइन होते हैं जो सबसे कमजोर सबूत देते हैं, जैसे एक्सपर्ट की राय या केस रिपोर्ट। फिर ऊपर आते हैं केस सीरीज, फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, फिर केस कंट्रोल स्टडीज, फिर कोहोर्ट स्टडीज, और फिर और ऊपर आते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, RCTs। अब RCTs काफी ऊपर है। हाँ, कारण प्रभाव के सवालों के लिए RCTs को काफी मजबूत माना जाता है क्योंकि उनमें बायस का खतरा कम होता है। और पिरामिड के सबसे ऊपर अक्सर सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस को रखा जाता है। ये क्या होते हैं? ये किसी खास सवाल पर हुई कई सारी स्टडीज, जैसे कई RCTs को इकट्ठा करके उनकी क्वालिटी को परख कर और उनके नतीजों को मिलाकर एक समग्र ओवरऑल निष्कर्ष निकालते हैं। ये सबसे मजबूत स्तर का सबूत माने जाते हैं। तो क्या हमें हमेशा पिरामिड में सबसे ऊपर वाले डिजाइन को ही चुनना चाहिए? देखिए, ये पिरामिड एक अच्छा शुरुआती गाइड है। ये बताता है कि आमतौर पर कौन से डिजाइन ज्यादा भरोसेमंद होते हैं बायस कम करने के लिहाज से, लेकिन इसे पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टडी की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। एक बहुत अच्छी तरह से की गई बड़ी मजबूत कोहॉर्ट स्टडी शायद एक छोटे खराब तरीके से किए गए RCT से बेहतर सबूत दे सकती है। अच्छा। आजकल ग्रेड जैसे सिस्टम भी हैं जो सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि स्टडी की क्वालिटी, नतीजों की स्थिरता वगैरह को देखकर सबूत की मजबूती तय करते हैं। तो हाँ, पदानुक्रम उपयोगी है, पर आलोचनात्मक नजरिए से देखना जरूरी है। तो फिर सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है डिजाइन चुनने का? सबसे जरूरी सिद्धांत है डिजाइन को सवाल से मिलाना, मैचिंग डिजाइन टू क्वेश्चन। सवाल ही तय करेगा? हाँ, आपका रिसर्च सवाल ही आपको बताएगा कि कौन सा डिजाइन सबसे उपयुक्त है जवाब ढूंढने के लिए। इसके लिए कोई तरीका है? हाँ, अपने रिसर्च सवाल को साफ और संरक्षित करने के लिए पीको फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना बहुत मददगार होता है। पीको? ये क्या है? पीको का मतलब है P पॉपुलेशन, आपकी स्टडी किस आबादी पर है, I इंटरवेंशन या एक्सपोजर,
आप किस इलाज या किस चीज के असर को देख रहे हैं। सी, कंपैरिजन, तुलना किससे कर रहे हैं, प्लेसबो से, स्टैंडर्ड इलाज से या बिना एक्सपोजर वालों से। ओ, आउटकम, आप क्या नतीजा नाप रहे हैं। अच्छा, पीको, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन, आउटकम। हाँ, जब आप अपने सवाल को इस तरह से तोड़ लेते हैं तो ये ज्यादा साफ हो जाता है कि कौन सा डिजाइन फिट बैठेगा। कुछ उदाहरण दे सकती हैं पीको और डिजाइन के मैच के? बिल्कुल। मान लीजिए आपका सवाल थेरेपी के असर के बारे में है, जैसे क्या एनिलप्रिल आई प्लेसिबो सी की तुलना में हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों पी में ब्लड प्रेशर ओ कम करती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे अच्छा डिजाइन क्या होगा? शायद आरसीटी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हम कारण प्रभाव देखना चाहते हैं। ओके, और अगर सवाल नुकसान या कारण एटियोलॉजी के बारे में हो, जैसे क्या निष्क्रिय धूम्रपान के संपर्क में आने से बच्चों में फेफड़ों के कैंसर ओ का खतरा बढ़ता है उन बच्चों की तुलना में जो संपर्क में नहीं आते? हाँ, यहाँ हम बच्चों को रैंडमली निष्क्रिय धूम्रपान के संपर्क में नहीं डाल सकते, ये अनैतिक होगा। तो फिर? तो यहाँ कोहोर्ट स्टडी, बच्चों के 2 ग्रुप्स को फॉलो करना, या केस कंट्रोल स्टडी, कैंसर वाले और बिना कैंसर वाले बच्चों में अतीत के एक्सपोजर की तुलना करना ज्यादा उपयुक्त होगी। ठीक है। और रोग के भविष्य प्रोग्नोसिस के बारे में सवाल, जैसे टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों पी में अगले 10 सालों में किडनी फेलियर ओ होने का कितना खतरा है? इसके लिए आमतौर पर कोहोर्ट स्टडी सबसे अच्छी होती है। हम डायबिटीज वाले मरीजों के एक ग्रुप को समय के साथ फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कितनों में किडनी फेलियर होता है। और निदान के बारे में, क्या डी-डाइमर टेस्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के संदिग्ध मरीजों में अल्ट्रासाउंड जितना ही सटीक है? डायग्नोस्टिक सटीकता के सवालों के लिए अक्सर क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जाती है, जिसमें मरीजों पर दोनों टेस्ट किए जाते हैं और उनकी तुलना एक गोल्ड स्टैंडर्ड से की जाती है। और आखिर में प्रचलन का सवाल, इस शहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चों में अस्थमा का प्रचलन क्या है? इसके लिए भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी या सर्वे सबसे सीधा तरीका है। वाह! तो पीआईसीओ फ्रेमवर्क वाकई सवाल को साफ करके सही डिजाइन तक ले जाने में मदद करता है। हाँ, ये बहुत उपयोगी टूल है। तो आखिर में डिजाइन चुनते वक्त किन बातों का संतुलन बनाना पड़ता है? देखिए, एक तरफ तो है आदर्श स्थिति, यानी साक्ष्य के पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाला सबसे मजबूत डिजाइन चुनना। लेकिन दूसरी तरफ है व्यावहारिकता। क्या वो डिजाइन करना संभव है? हमारे पास उतने संसाधन, समय, पैसा, लोग हैं? क्या वो नैतिक रूप से सही है? हाँ, ये सब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि अपने रिसर्च सवाल का जवाब देने के लिए हम सबसे मजबूत संभव फीजिबल एंड एथिकल डिजाइन चुनें। कभी-कभी हमें आदर्श से थोड़ा हटना पड़ता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों हट रहे हैं और उसकी क्या सीमाएं होंगी। तो हमने आज एक लंबा सफर तय किया, रिसर्च ब्लूप्रिंट के कॉन्सेप्ट से शुरू करके अलग-अलग तरह के डिजाइन्स देखे, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, उनकी ताकत कमजोरियां समझें। हाँ, और हमने बायस, कन्फाउंडिंग जैसी चुनौतियों पर भी बात की। बिल्कुल। और ये भी देखा कि सही डिजाइन कैसे चुना जाए, सवाल के आधार पर। तो एक क्लिनिकल रिसर्च छात्र के लिए इस सब का निचोड़ क्या है? टेक अवे मैसेज क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि रिसर्च डिजाइन की समझ ये सिर्फ रिसर्च करने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की रिसर्च को सही ढंग से समझने, उसे पढ़ने और उसका मूल्यांकन, क्रिटिकल अप्रेजल करने के लिए भी बेहद जरूरी है, फंडामेंटल है। बूथ कैसे पैदा करें, ये पक्का करने के बारे में है कि हमारी रिसर्च वैलिड हो, नैतिक हो और विज्ञान के ज्ञान में सही मायने में कुछ जोड़े। सही कहा। और आखिर में एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। पूछिए। हमने बात की इन शुद्ध डिजाइन्स की, आरसीटी, कोहॉर्ट, केस कंट्रोल, लेकिन क्या असल दुनिया की जो जटिल स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए रिसर्चर्स इन डिजाइन्स के हिस्सों को मिलाकर कुछ नया, कुछ मिक्स या हाइब्रिड बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या हमेशा एक शुद्ध डिजाइन ही काफी होता है, या कभी-कभी हमें रचनात्मक होकर अलग-अलग तरीकों को मिलाना पड़ता है? जैसे आजकल मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च की बात होती है, या एडेप्टिव ट्रायल्स जो स्टडी के चलते हुए नतीजों के हिसाब से बदलते जाते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। क्लिनिकल रिसर्च का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है
और हाँ, जटिल सवालों के जवाब देने के लिए अक्सर हमें पारंपरिक डिजाइनों से आगे जाकर सोचना पड़ता है। इन हाइब्रिड या नए डिजाइन्स को समझना भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से आगे और जानने और एक्सप्लोर करने के लिए एक दिलचस्प क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल।